करेंगे गुणक की मान्यताओं, उसके महत्व और आलोचना के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि गुणक किन मान्यताओं पर आधारित हैं। अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार की स्थितियां विद्यमान हैं, ऐसा माना जाता है। जब हम गुणक सिद्धांत की बात करते हैं या गुणक की अवधारणा की बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार की स्थितियां हैं, जो कि पूर्ण रोजगार से कम की अवस्था को बताता है, और इसीलिए निवेश के बढ़ने पर उत्पादन, आय, उपभोग और रोजगार में बढ़ोतरी होती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अर्थात MPC और कीमतों में स्थिरता रहती है, ऐसा माना जाता है। उपभोग वर्तमान आय पर निर्भर है, अर्थात उपभोग वर्तमान आय का फलन होता है। यह भी गुणक की एक प्रमुख मान्यता है। गुणक की प्रक्रिया में समय अंतराल नहीं होता, अतः स्वायत्त निवेश में परिवर्तन तत्काल आय में परिवर्तन का कारण बनता है। यहाँ हम टाइम लैग को ध्यान में नहीं रखते हैं। कुल निवेश में शुद्ध वृद्धि से ही गुणक की प्रक्रिया काम करती है, अर्थात गुणक कुल निवेश में जितनी भी वृद्धि की जाती है उसी पर आधारित है। गुणक में रिसावों की अनुपस्थिति की मान्यता भी महत्वपूर्ण है, अर्थात यदि रिसाव हुए तो ऐसी स्थिति में गुणक की प्रक्रिया पूरी तौर से लागू नहीं होती है। अर्थात इन सब मान्यताओं पर हम यानी इन सब चीज़ों को मानकर, इन मान्यताओं पर गुणक की अवधारणा आधारित है। अब हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो गुणक को प्रभावित करते हैं। तो जो सबसे पहला चीज़ है जो कि गुणक पर इम्पैक्ट डालती है वो है बचतों में वृद्धि। अर्थव्यवस्था में बचत की सीमांत प्रवृत्ति यानी MPS अगर ज़्यादा होगी तो गुणक का मूल्य क्या होगा? कम होगा। अगर बचतों की प्रवृत्ति ज़्यादा है, MPS ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में गुणक क्या होगा? कम होगा। और क्योंकि हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि गुणक क्या होता है, 1/1 माइनस MPC होता है, और बचतों की प्रवृत्ति क्या होती है, 1/MPS, यानी गुणक क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय MPS होता है। तो ऐसी स्थिति में गुणक MPS यदि ज़्यादा है तो गुणक क्या होगा? काफ़ी कम होगा। विशुद्ध आयात में वृद्धि, अर्थात जब विशुद्ध आयात में वृद्धि होगी किसी भी देश में, आयात अगर बढ़ेंगे तो ऐसी स्थिति में देश में जो व्यय करने योग्य आय है उसमें क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, और इसी कारण से गुणक भी क्या होगा? कम होगा। गुणक भी विशुद्ध आयात में वृद्धि और कमी से प्रभावित होता है। ऋण विलोपन की बात यदि हम करें तो यदि देश में आय का जितना ज़्यादा भाग उपभोग पर व्यय करने की बजाय सरकारी ऋणों को चुकाने में काम आ रहा है, या फिर बैंकों में काम आ रहा है, या बैंकों में चुकाया जा रहा है एक तरीके से, तो ऐसी स्थिति में गुणक का मूल्य क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास व्यय योग्य आय कम हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में गुणक काम नहीं करेगा। तरलता पसंदगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में यदि लोगों में तरलता पसंदगी की प्रवृत्ति ज़्यादा है, यानी लोग लिक्विडिटी अपने पास रखना चाहते हैं, यानी व्यय योग्य मुद्रा अपने पास रखना चाहते हैं, खर्च करने के लिए मुद्रा अपने पास रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में गुणक का प्रभाव क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि लोग उस मुद्रा को या उस धन को व्यय करेंगे, उपभोग पर खर्च करेंगे, तो ऐसी स्थिति में गुणक प्रभावी तरीके से काम करेगा। निष्क्रिय बैंक जमाओं में वृद्धि यदि होती है तो ऐसी स्थिति में गुणक का रिसाव ज़्यादा होने से आय की वृद्धि क्या हो जाएगी? कम होगी। इसके साथ ही पुराने स्टॉक और प्रतिभूतियों का क्रय किए जाने पर यदि किसी भी देश में लोग अपनी बढ़ी हुई आय का जितना ज़्यादा भाग पुराने स्टॉक और प्रतिभूति खरीदने में खर्च करेंगे, गुणक का मूल्य उतना ही कम होगा। तो ऐसी स्थिति में
गुणक प्रभावित होता है। इसके साथ ही यदि कीमतों में वृद्धि होगी, किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि कीमतें बढ़ेंगी तो वस्तुएं क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी, और लोगों के लिए भले ही उतना ही व्यय करें व्यक्ति, लेकिन उनके लिए उपभोग की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उनकी क्रय शक्ति भी कम हो जाएगी। तो स्फीति के कारण गुणक का जो प्रभाव होता है वो घटकर कम होता है। साथ ही करारोपण की राशि में वृद्धि होने पर भी चूँकि लोगों के पास व्यय योग्य मुद्रा कम हो जाती है, यदि कर ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में भी आय की वृद्धि क्या होगी, आय कम होगी, और यह गुणक को नेगेटिव रूप से प्रभावित करेगी। अवितरित लाभ और दोषपूर्ण नीतियाँ, यानी जब सरकार की नीतियाँ इस तरीके की हैं जो प्रतिबंधात्मक हैं, कंट्रोल कर रही है इकोनॉमी को, तो ऐसी स्थिति में उपभोग और विनियोग दोनों ही हतोत्साहित होंगे और कहीं न कहीं गुणक के रिसाव प्रभाव काम करने लगेंगे। इसके साथ ही अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का अभाव और उपभोग वस्तुओं की उपलब्धता और आय और व्यय में समय अंतराल भी गुणक को प्रभावित करता है, और इन सब चीज़ों से भी गुणक प्रभावित होता है। बेसिकली गुणक चूँकि निवेश और आय पर या निवेश करने पर आय पर होने वाली वृद्धि और कमी को दर्शाता है, तो इन्वेस्टमेंट और इनकम पूरी इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं एक अर्थव्यवस्था में गुणक के प्रभाव को प्रभावित करते हैं कि गुणक कितना इफ़ेक्टिवली काम करेगा, उस चीज़ को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करेंगे कि गुणक की अवधारणा की आलोचना क्यों की जाती है। तो सबसे पहली जो आलोचना का कारण इसकी मान्यताएं ही हैं कि जब हमने इसकी मान्यताओं में देखा कि तो वास्तव में सभी मान्यताएं सही नहीं हैं, क्योंकि गुणक जिन अवधारणाओं पर आधारित हैं वो काफ़ी भ्रमपूर्ण हैं। यहाँ पर जो सबसे विशेष बात है वो ये कि समय अंतराल की उपेक्षा की जाती है, यानी गुणक में हम ये मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट किया और इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन उसमें समय अंतराल की यहाँ उपेक्षा की गई है, क्योंकि निवेश आप सामान्य तौर पर देखिए कि जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो आय एकदम से नहीं बढ़ जाती, काफ़ी स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़ती है आय, और उसे समय लगता है, जबकि इस चीज़ की गुणक की अवधारणा के अंतर्गत उपेक्षा की गई है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्व उपभोग को दिया गया है गुणक की अवधारणा में, कि यदि उपभोग व्यय बढ़ा रहे हैं या इस तरीके की इनकम बढ़ रही है जो व्यक्ति अपने उपभोग पर खर्च कर रहा है, यानी एमपीसी सबसे इम्पॉर्टेंट मानी गई है। लेकिन अर्थव्यवस्था में केवल एमपीसी का रोल ही बहुत महत्वपूर्ण हो ये ज़रूरी नहीं है, अन्य कई चीज़ें हैं जो निवेश, आय, उत्पादन, उपभोग, रोजगार, इन सब बातों को प्रभावित करती है। तो उपभोग को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाना भी गुणक की अवधारणा के लिए आलोचना का कारण बनता है। गुणक की जो अवधारणा है वो एमपीसी की पुनरुक्ति है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब हमने गुणक पढ़ा था तब भी हमने यही पढ़ा कि निवेश में परिवर्तन होने पर आय पर जो भी प्रक्रिया होती है या आय में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, कमी या वृद्धि, तो उस परिवर्तन को मापना एक तरीके से क्या है, वो कितना गुना परिवर्तन हो रहा है उसको समझना गुणक है। यानी निवेश हमने 2 इकाई निवेश किया और अगर उससे आय 4 इकाई बढ़ गई तो गुणक 2 है, यानी दुगुना है, आय दुगुनी बढ़ रही है। लेकिन ये एमपीसी की अवधारणा से भी गुणक को समझाया गया है कि गुणक क्या होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई किसके बराबर होगा गुणक में, 1/1 माइनस एमपीसी के बराबर। अर्थात उपभोग की प्रवृत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो जितनी ज़्यादा होगी गुणक भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसके साथ ही उपभोग और आय के जटिल संबंध का विश्लेषण नहीं किया जाता, क्योंकि इस विश्लेषण में बहुत ही सिंपली ये मान लिया जाता है कि आय का जो हिस्सा उपभोग पर खर्च किया जाता है और यदि ज़्यादा हिस्सा उपभोग पे खर्च किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में एमपीसी ज़्यादा होगी, और अगर एमपीसी ज़्यादा है तो गुणक भी क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन ये जो संबंध बताया जाता है आय और उपभोग का,
तो वो संबंध हमेशा उसी तरीके से किसी भी अर्थव्यवस्था में रहे वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सामान्य तौर पर ये माना जाता है कि यदि आय बढ़ती है तो शुरुआती तौर में तो उपभोग तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आय के बढ़ने पर एक सीमा के बाद उपभोग उतना तेज़ी से नहीं बढ़ता है जितनी तेज़ी से आय बढ़ती है। इसीलिए प्रोफेसर हैज़लिट ने गुणक की अवधारणा को मनगढ़ंत बताया है और स्टिगलर ने इसे अनावश्यक और व्यर्थ का विचार कहा है। साथ ही गुणक की जो अवधारणा है उसमें यह एक पक्षीय सिद्धांत भी माना जाता है, अर्थात इस सिद्धांत के अंतर्गत किन्स का जो गुणक का सिद्धांत है उसको हिग्स और सैमुअल्सन ने क्या बताया है, एक पक्षीय विचार बताया है, क्योंकि गुणक उपभोग व्यय के माध्यम से निवेश का आय पर पड़ने वाला प्रभाव बताता है, पर उपभोग के निवेश पर पड़ने वाले प्रभावों की उपेक्षा इसमें की जाती है, क्योंकि केवल निवेश से आय और उपभोग प्रभावित नहीं होते, आय और उपभोग से भी निवेश प्रभावित होता है। तो इस पक्ष को देखने की कोशिश या प्रयास गुणक के सिद्धांत में नहीं किया गया है। साथ ही किन्स ने गुणक के सिद्धांत को जब प्रतिपादित किया तो उसे स्थिर अवस्था में प्रतिपादित किया गया, जबकि आधुनिक जो युग है उसमें प्रावेगिक युग है और ऐसी स्थिति में व्यापार चक्र में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बदलती रहती हैं, व्यापार चक्रों की अवस्थाएं रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में गुणक का जो मूल्य है वो भी परिवर्तित होता है। इसके साथ ही कुछ आलोचकों ने किन्स के इस गुणक सिद्धांत को काफ़ी अपूर्ण बताया है, क्योंकि ये सिद्धांत केवल स्वायत्त निवेश में वृद्धि होने से आय बढ़ जाती है और वो कितना गुना बढ़ती है उसका माप करता है। लेकिन यदि किसी अर्थव्यवस्था में मान लीजिए पूर्ण रोजगार की स्थितियां हैं, जिसकी कि हम बहुत पहले बात करते थे, तो ऐसी स्थिति में गुणक कभी भी काम नहीं करेगा। प्रोफेसर हार्ट ने किन्स के गुणक के विश्लेषण में कहा है कि यह पांचवा बेकार पहिया है गुणक, अर्थात गुणक बहुत ही ऐसा कंसेप्ट नहीं है जिस पर कुछ बेसिकली आय उपभोग रोजगार की चीज़ें आधारित हो। यह हम केवल एक तरीके का साधन है जिससे हम ये टूल है एक तरीके से जिसे हम माप सकते हैं कि निवेश बढ़ने पर आय कितना बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली मूल में अर्थव्यवस्था की किसी भी अर्थव्यवस्था के मूल में निवेश, आय और रोजगार, उपभोग ये सब रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं गुणक की जब हम बात करते हैं तो ये बात सामने आती है कि यह अवधारणा एक पक्षीय है और यह सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसीलिए यह आलोचना का कारण बनता है। लेकिन इसके साथ ही गुणक की अवधारणा कई पक्ष पर काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि व्यापार चक्रों के उतार चढ़ाव की व्याख्या गुणक के माध्यम से बहुत आसानी से की जा सकती है। बचत और निवेश की समानता स्थापित करने में और आर्थिक नीति निर्माण में ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करता है। घाटे की वित्त व्यवस्था से जो भी किसी भी अर्थव्यवस्था में घाटे की वित्त व्यवस्था से जो विकास होता है, उत्पादन, आय, रोजगार में वृद्धि की जो हम बात करते हैं, और साथ ही यह सरकारी हस्तक्षेप नीति का समर्थक भी है। तो ऐसी स्थिति में जब 1930 में विश्वव्यापी मंदी की स्थितियां रही तो किन्स के गुणक का सिद्धांत काफ़ी सरकारी हस्तक्षेप पर बल देकर किन्स के गुणक के सिद्धांत के माध्यम से सरकारी हस्तक्षेप की नीति को बल मिला और पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में एक तरीके से 1930 की मंदी के बाद वहाँ से उससे उबरने में सहायता मिली थी। तो निश्चित तौर पर गुणक महत्वपूर्ण अवधारणा भी है कुछ क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो। थैंक यू।